हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की न्यूज़ एनालिसिस को। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज़ सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप्स इन एनवायरनमेंट। नाउ एक एजेंसी है, अगर हम यूनियन एनवायरनमेंट एजेंसी की बात करते हैं तो हमारा एक एक्ट है इन इंडिया, अगर हम बात करते हैं दैट इज़ EPA। व्हाट इज़ EPA? इट्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। नाउ कोई भी कंपनी होती है, वो कोल माइनिंग कर रही है, कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाह रही है, उस काम के टाइम पे, उस वर्क के टाइम पे अगर उसको एनवायरनमेंट की किसी भी चीज़ को हार्म करना होता है, ट्रीज़ की कटिंग करानी होती है, बेसिक अगर आप देखेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की माइनिंग करानी होती है तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा होता है। ऐसी चीज़ों पर सरकार आपकी EPA लेके आई थी ताकि अगर वायलेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में तो उन वायलेशंस के लिए उनको क्या किया जाए, पनिश किया जाए। नाउ अब ऐसे बेसिकली कंडीशंस थी जिसमें ऐसे लोगों को, वायलेटर्स को इम्प्रिजन किया जाता था। अब वो जो सज़ा है उसको घटाकर सिर्फ फाइन तक रख दिया। दिस हाउएवर डज नॉट अप्लाई टू वायलेशंस दैट कॉज ग्रेव इंजरी। बट यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ऐसे वायलेशंस नहीं आते जहाँ पर बहुत सारी इंजरी होती है या लॉस देखने को मिलता है लाइफ का। प्रपोज फाइन की बात करते हैं तो लगभग 5 to 500 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे, यानी अभी जितना फाइन लग रहा है उसके कंपैरिजन में 5 गुना या 500 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जो एक्ट है वो करेंटली क्या कहता है कि जो भी आपके वायलेटर्स हैं उनको पनिश किया जाएगा। इम्प्रिजमेंट कितने टाइम का? 5 साल तक का, या तो 1 लाख तक का फाइन होगा या तो दोनों हो जाएगा। बट वायलेशंस की बात करते हैं, कंटिन्यू करने के लिए एक एडिशनल फाइन आपका ऐड कर दिया जाएगा टू 5000 डेली ड्यूरिंग विच सच फेलियर और कंट्रावेंशन कंटिन्यूज आफ्टर द कन्विक्शन वुड बी लिवाइड। ठीक, यानी जब ये पूरा का पूरा आपका ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद जो आपका कन्विक्शन हो जाए उसको लिवाई किया जाएगा। नाउ जेल टर्म्स की बात करते हैं तो उसको भी कितना कर दिया गया? 7 साल के लिए बढ़ा दिया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं। उन्होंने एक नोट निकाला था इसी वीक इस पर्टिकुलर रैशनल को लेके कि जो भी सजेशंस हैं, यानी ये जो हमने अपना ड्राफ्ट या अपना ये गाइडलाइंस दी हुई हैं, अगर जो भी प्रोविजंस है डीक्रिमिनलाइज करने के, है ना, यानी बहुत ही कम सज़ा दी जा रही है उनको, बेसिकली इम्प्रिजमेंट जेल में डालने के बजाय उनके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा रहा है, तो उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए जो भी प्रोविजंस है उस पर आप अपनी सजेशंस दे सकते हैं। ठीक, ताकि हम क्या कर सकें, जो भी चीज़ें अगर आपको लग रहा है जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं, ताकि हम जो फियर है इम्प्रिजमेंट का सिंपल वायलेशंस के लिए उसको वीड आउट कर सकें। 2 मेजर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं एडजुडिकेशन ऑफिसर के द्वारा, हु विल डिसाइड ऑन द पेनाल्टी इन केसेस ऑफ एनवायरमेंटल वायलेशंस। कोई भी रिपोर्ट की बात करते हैं जिसको सबमिट नहीं किया जा रहा है या इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं जो डिमांड पे प्रोवाइड नहीं की जा रही है, उस चीज़ के लिए कोई भी पेनाल्टी एनवायरमेंटल आपका वायलेशन होता है तो आपका एडजुडिकेशन ऑफिसर उसमें क्या करेंगे, उसके लिए अपॉइंट किए जाएंगे। हाउएवर इन केस ऑफ सीरियस वायलेशंस व्हिच लीड टू ग्रीवस इंजरी और लॉस ऑफ लाइफ, दे शॉल बी कवर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ IPC 1860। यानी पहला आप देख चुके हैं किसके अंडर में आएगा, बट ऐसे अगर कोई वायलेशंस हो रहे हैं, ऐसा कोई उल्लंघन किया जा रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीवस इंजरी हो रही है एनवायरनमेंट को, वहाँ पर जो भी प्रोविजन होगा पेनाल्टी का वो IPC 1860 के तहत किया जाएगा। नाउ फंड कलेक्टेड एज पेनाल्टीज वुड बी एक्रूड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। जो भी आपका फंड इस पेनाल्टी के अंडर में लाएगा उसको एक पर्टिकुलर फंड में रख दिया जाएगा। पेनाल्टीज़ की बात करते हैं तो वो 5 लाख 5 करोड़ कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकती हैं। मिनिस्ट्री हैज सॉट कमेंट्स फ्रॉम द पब्लिक। अब ये भी जो भी प्रपोजल दिया गया है कि ये चीज़ें जो अमेंड की जा रही हैं, चेंज किया जा रहा है, वो सही है नहीं सही है, या कितना आप इसमें चेंज करना चाहते हैं, जुलाई 21 तक पब्लिक से इस पे क्या करे गए हैं, कमेंट्स मानेंगे। सो दिस इज रिगार्डिंग दैट। आपको EPA के बारे में जानना जरूरी जाता था एंड क्या वायलेशन से क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। दूसरी चीज़, अगर प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन रहा है तो आप ये भी देख सकते हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के साथ जो भी वायलेशंस होते हैं, अगर वो ग्रीवस होते हैं तो IPC के तहत वो क्या किए जाते हैं, पनिशेबल होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ नैरोबी फ्लाइज की बात करते हैं, ये सिक्किम में डिजीज कॉज कर रही है। अभी कुछ स्टूडेंट्स की बात करते हैं नैरोबी फ्लाई, तो सिक्किम में क्या देखने को मिल रहा है कि वो नैरोबी फ्लाइज के कांटेक्ट में आए हैं एंड उनको एक सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो स्पीशीज़ है नेटिव है, यानी कहाँ के रहने वाले हैं, ईस्ट अफ्रीका के, बट धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये आपको अलग अलग जगहों पर भी स्प्रेड होते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे मेन पार्ट कहाँ पर है, सिक्किम का मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनको कैनियन फ्लाइंस या ड्रैगन बग्स भी कहा जाता है। बीटल लाइक बहुत छोटे छोटे आपके इंसेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। आप ये ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के होते हैं, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पर ये ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। ये कोरोसिव सब्सटेंस, जैसे अगर आप देखेंगे, मुझे बताइए एंट के अंदर कौन सा मिलता है, ठीक, एक पर्टिकुलर एसिड मिलता है जिससे अगर एंट काटती है तो एक आपको इचनेस होती है बॉडी पे। सेम उसी तरीके का एक कोरोसिव सब्सटेंस इनके पास भी होता है जिसको हम पैड्रिन कहते हैं। यही है जो केमिकल बर्न कॉज करता है स्किन में, ठीक।
इंसेक्ट्स की तरह ये जो बीटल्स होते हैं ये ब्राइट लाइट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, यानी जहाँ पर भी ब्राइट लाइट होगी वहाँ पर ये बेसिकली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं आपके ज़्यादातर पेस्ट को, ऐसे पेस्ट को जो क्रॉप्स को कंज्यूम करते हैं उन पे अटैक करते हैं, तो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है, बट ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। 1998 की बात करते हैं, जो मेजर आउटब्रेक हुआ था आपका कहाँ पर हुआ था, केन्या में हुआ था। बाकी ईस्टर्न अफ्रीका, आउटसाइड अफ्रीका की बात करते हैं तो इंडिया, जापान, इजराइल एंड पैराग्वे में भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल, दैट इज इंडियन नेवी कंटिजेंट जॉइल्स सी चिलीज डिफेंस फोर्स फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। यहाँ पर हमारे लिए दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ताकि हम करंट को स्टैटिक से लिंक कर सकें। सबसे पहला जो आपका है दैट इज इंडियन नेवी। आपको किसके बारे में जानना जरूरी है, इंडियन नेवी के बारे में। नेक्स्ट जो आपको देखना है दैट इज सी चिलीज। ये कहाँ की कंट्री है, क्या किसी कॉन्टिनेंट में आती है, आइलैंड कंट्री है, कौन से ओशन में आती है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। INS कोलकाता की बात करते हैं, इंडिजिनस तरीके से बिल्ड किया गया है, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है इंडियन नेवी का, जिसको पोर्ट विक्टोरिया जो आपका सी चिलीज में वहाँ पर क्या किया गया था, इसको डिप्लॉय किया गया था। नाउ सी चिलीज की बात करते हैं, इसको रिपब्लिक ऑफ सी चिलीज कहा जाता है। आइलैंड कंट्री है जिसमें 115 आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर, इंडियन ओशन में, जो आपके सोमाली सी के ईस्टर्न एज में देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर जो ये सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉपुलेटेड अफ्रीकन कंट्री देखने को मिल जाती है 2020 के काउंटिंग के अकॉर्डिंग। विक्टोरिया कैपिटल है एंड इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। सेकेंड हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी अफ्रीकन कंट्री का मोराशियस के बाद में। ठीक, मोराशियस के बाद में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर आपको किसी अफ्रीकन कंट्री का सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो कौन सी है, आपकी सी चिलीज। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है, इसलिए ध्यान में रखिएगा इसको। नाउ सी चिलीज कल्चर्स की बात करते हैं तो सोसाइटी है जहाँ पर फ्रेंच, ब्रिटिश एंड अफ्रीकन इन्फ्लुएंस आपको तीनों देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा फ्यूजन आपको चाइनीज एंड इंडियन एलिमेंट्स का भी देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज की बात करते हैं जहां पर अगर आप देखेंगे तो थ्रेटेंड स्पीशीज के साथ में लैंड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। 42% जो इसकी टेरिटरी है वो सिर्फ कंजर्वेशन के लिए ही प्रोवाइड कर दी गई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के टर्म्स में। ठीक, इंडियन नेवी, बाकी आपने देख लिया INS कोलकाता की बात, इसको भी ध्यान रखिएगा। नाउ चाइना बैक्स पाक इन अपोजिंग G20 मीटिंग्स इन कश्मीर, है ना। पाकिस्तान को चाइना बेसिकली कुछ हो ना हो इंडिया के इशू में, इंडिया के अपोजिशन में जरूर क्या करता है, सपोर्ट करता है। कैसे, चोर चोर मौसेरे भाई, है ना। सो बेसिकली दुश्मन का दुश्मन दोस्त होगा। पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया एंड इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान, चाइना। तो चाइना के साथ में क्या हो गया, दोनों की दोस्ती हो गई। अब क्या है, इंडिया क्या करना चाह रहा है, G20 से रिलेटेड जो भी मीटिंग्स हो रही है उसको होस्ट करने के लिए इंडिया ने क्या लोकेशन चूज किया है, जम्मू कश्मीर। यानी अगले साल जो मीटिंग होगी इंडिया क्या चाह रहा है, जम्मू कश्मीर पे हो। अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक, कि जो पहला उनका मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, झेलम रिवर पे जो पंजाब के बॉर्डर पे देखने को मिलता है, या जो वेस्टर्न पार्ट है आपका POK का, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको पाकिस्तान क्या कहता है, AJK कहता है। ये जो डैम है आपका चाइना के 3 गॉर्जेस कॉर्पोरेशन के द्वारा क्या किया गया था, बिल्ड किया गया था। मेनली POK की बात करते हैं तो वहां पर पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी दिखाने की कोशिश कर रहा। नाउ इंडिया ने क्या किया, जम्मू कश्मीर का स्टेटस हटा दिया, जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के तहत। एंड उसके बाद इंडिया भी चाहता है कि यहाँ पर हम अपनी मीटिंग्स हेल्प करें ताकि हम जम्मू कश्मीर के सोवरेन स्ट्रक्चर को ऑल ओवर द वर्ल्ड शो कर सके कि भाई ये सोवरेन एक पार्ट हो चुका है। इसी चीज़ को अपोज कर रहा है पाकिस्तान, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, चाइना। आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको क्या इसमें स्टैटिक कवर करना है, G20 नेशंस कौन कौन से हैं, CPEC क्या है आपका, होल्डिंग G20 रिलेटेड मीटिंग्स की बात करते हैं तो मेन जो मीटिंग आपकी है कहाँ पर होगी, न्यू दिल्ली में। उसके पहले हम जो आपका जम्मू कश्मीर वहाँ पर सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि जो भी आपका एक पर्टिकुलर सोवरेन पार्ट है जम्मू कश्मीर का उसको हम सबके सामने शोकास कर सके। ठीक, जो भी चाइनीज व्यूज की बात करते हैं, कश्मीर इशू दैट ओनली गॉट शार्पर इन रिसेंट टाइम्स, पर्टिकुलरली सिंस 2019 चाइनीज व्यूज जो है कश्मीर को लेकर और ज़्यादा शार्प हो चुके हैं 2019 के बाद से। बीजिंग सेड इन दैट ईयर दैट इट अपोज द रीऑर्गेनाइजेशन एंड सब्सिक्वेंटली रेज द इशू एट द UN। उन्होंने कहा कि ये बात जो थी आपकी जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन की, उसको उन्होंने UN पे भी उठाया। रिमार्क की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसको इसने और क्या किया, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो हमारे लिए जो स्टैटिक पार्ट था, हमें टर्म्स समझने ज़रूरत है इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के, एंड उसके बाद हमें क्या जानना था, क्या क्या स्टैटिक हमें कवर करना है। नाउ मोर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू सेंटर्स पॉलिसी ऑन डिसेबल्ड।
अब मिनिस्ट्री की बात करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री, सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट की, उन्होंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक, पब्लिक के लिए। यानी हमने जो नए ड्राफ्ट पॉलिसी लाए हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, सरकार जो भी नई पॉलिसी लेके आई है उस पर आप अपना कमेंट दे सकते हैं, अपने बारे में इसमें क्या आपको चीज़ें सही करनी है, क्या चीज़ें आप चाह रहे हैं अमेंड करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों को आप बेसिक आप क्या कर सकते हैं इसमें शो कर सकते हैं, आप अपना डिसकंटेंट या सजेशंस दे सकते हैं। इसकी टाइमलाइन बढ़ा दी गई है। ये जो ड्राफ्ट आपका किया गया था, इसमें जो भी डिसेबिलिटीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसके एम्स को एक्सपैंड किया गया, किस तरीके से हम ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक। इस जो ड्राफ्ट पब्लिश किया गया उसमें अगर आप देखेंगे तो जो भी आपकी प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, जो ज़्यादातर ट्रेडिशनल कॉजेज़ में क्या है फोकस की गई है, उसको एलिमिनेट करने के लिए उसके लिए नेशनल प्रोग्राम चलाने की बात की गई है। ये बेसिकली साइलेंट था, यानी बहुत सारी ऐसी अगर आप देखेंगे डिसेबिलिटीज़, मैल नरिशमेंट, मेडिकल नेग्लिजेंस, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, डिजास्टर की वजह से, उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया था, अब उसको कंसिडर किया जाएगा। नाउ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इसमें जो नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, जिसको डिसेबिलिटीज़ कहा जा रहा है, जिसके तहत लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है काम वगैरह में, वो 7 से लेके 21 बढ़ा दी गई। पहले 7 इन नंबर थी, अब 21 कर दी गई है। नाउ राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट की बात करते हैं 2016 की, इसने क्या किया था, 1915 के एक्ट को हटा दिया गया था। इंडिया क्या है, सिग्नेटरी है किसका, यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, UNCRPD। इसके बारे में भी आपको कमेंट करना है ना। ऑब्वियस बात, आप जब जानते हैं कि मैम को कुछ नहीं आता स्टैटिक, तो आप खुद ही कमेंट कर दिया करिए, है ना, कि मैम हम लोग ये खुद कर लेंगे ना। इस एक्ट की बात करते हैं, बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ है, हैव बीन इंक्रीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग 7 to 21। सो ये जो आपको देखने को मिल रही है, पहले 7 थे, अब इसको 21 कर दिया गया है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको ऑथराइज भी कर दिया गया। पहली बार जो स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़ है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स की बात करते हैं, डॉर्फिज्म की बात करते हैं, उसको इंक्लूड किया गया है। 3 आपके ब्लड डिसऑर्डर से ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया एंड सिकल सेल, ये भी आपकी इंक्लूड की गई है। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ जिसको याद नहीं है, कि आपकी जो साइंस है वो ज़्यादातर किसके थ्रू पूछा जाएगा, आपके इन्हीं पर्टिकुलर जो भी आपके करंट की न्यूज़ होती है उसके थ्रू पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नाउ इट डायरेक्टेड द गवर्नमेंट्स टू एंश्योर दैट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंजॉय देयर राइट्स इक्वली विद ईच अदर। इन्होंने क्या देखा है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट है वो इंश्योर करेगी कि जो पर्सन है जिनको डिसेबिलिटीज़ है किसी भी तरीके की, वो इक्वल राइट को क्या कर सके, बेसिकली अचीव कर सकते हैं। ऐसी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पर हाई सपोर्ट की ज़रूरत है, उनको एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, पॉवर्टी एलिवेशन में, एक्स्ट्रा चीज़ में। नाउ हर चिल्ड्रन जो 6 से 18 के बीच में है, जिसके पास कोई ना कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उसके पास राइट टू फ्री एजुकेशन का क्या होगा, एक पूरा का पूरा उसको राइट प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग आपकी डिसेबिलिटीज़ एक्ट के बारे में। साथ ही साथ जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर उनकी इजी एक्सेस को इंश्योर किया जाएगा। रिजर्वेशन मिलेगी जिसको 3% से लेकर 4% तक बढ़ा दिया गया है। सेंट्रल स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बात करते हैं डिसेबिलिटी पे, तो ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी की तरह काम करेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज़ बनाई जाएंगी ताकि लोकल जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाए। नेशनल स्टेट फंड बनाया जाएगा ताकि फाइनेंशियल प्रोवाइड की जा सके ऐसे लोगों को। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड पेनल्टीज़ दी जाएगी अगर आप ऐसे लोगों के साथ में गलत काम करते हैं या इनको किसी तरीके से परेशान करते हैं। स्पेशल कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू टेक केसेस रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडीज। अगर इनकी राइट किसी तरीके से वायलेट हो रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, इनका जो भी वायलेशन होगा उसकी सुनवाई करने वाला है। ठीक, सो ये आपका पूरा का पूरा किसके बारे में था, बेसिकली अगर आप देखते हैं तो डिसेबिलिटीज एक्ट के बारे में। नाउ पीएम मोदी इज ऑलवेज एडवोकेट्स फॉर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सेज एस जयशंकर जी की बात करते हैं तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है कि पीएम मोदी हमेशा क्या करते हैं, नेबरहुड की, ठीक है, इसको एडवोकेट करते हैं। कैसे करते हैं, पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन ऑन मोदी, एक मोदी पे डिस्कशन हो रहा था @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या कहा है कि मोदी गवर्नमेंट हमेशा डेवलपमेंट चाहती है, प्रोस्पेरिटी चाहती है आसपास के लोगों का। बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने कही है। पीस स्टेबिलिटी की बात करते हैं डोमेस्टिक, रीजनल या ग्लोबल लेवल पे, ये किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना पीस चाह रहे हैं, कितनी स्टेबिलिटी चाह रहे हैं डोमेस्टिक या फिर ग्लोबल लेवल पे। नाउ जब से पावर में आई है 2014 से, मोदी गवर्नमेंट ने हमेशा क्या किया है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या कर रखा है, इंटीग्रल कंपोनेंट बना के रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे रिलेटेड जितने पॉइंट मिलने वाले हैं उसको हाईलाइट करिए। प्रीलिम्स
मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपकी पॉलिसी है वो कॉर्डियल एंड सिनर्जेटिक है ना, एक दूसरे के साथ जो अच्छा प्यार भरा व्यवहार है, आसपास की जो कंट्रीज की बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। साउथ एशियन नेबर्स की बात करते हैं, इकोनॉमी, साइंस, रिसर्च, एजुकेशन सब में हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की पॉलिसी की बात करते हैं तो मोदी गवर्नमेंट जी का जो एक विजन है वासुदेव कुटुंबकम जिसको हम कहते हैं कि वर्ल्ड की हमारी एक परिवार है, उसको कहीं ना कहीं एनविजन करता है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का कोर कंपोनेंट है जो पीसफुल रिलेशन पे काम करता है कि भाई शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, को डेवलपमेंट साथ में हम विकास करेंगे। बहुत सारे और टॉपिक्स इसमें आते हैं, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, तो ये सारे टॉपिक जितने आपको मेंशन किए गए सारे हमारे नेबरहुड पॉलिसी में इंक्लूड होते हैं। पॉलिसी की बात करते हैं, अलग अलग एवेन्यूज हम इसमें जनरेट कर सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव है जैसे सार्क, सेसेक, बीबीएन, उसके बाद बिम्स्टेक की बात करते हैं, सब में अगर आप देखेंगे तो हम इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि आसपास के लोगों जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ में अच्छे से रखें। नाउ इट कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी फोकस्ड ऑन साउथ ईस्ट एशिया एंड लुक वेस्ट पॉलिसी फोकस्ड ऑन मिडल ईस्ट। अब इसमें आप इंडिया की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है यानी जो साउथ एशिया नेशन से साउथ ईस्ट एशिया नेशन से जिसमें हम फोकस कर रहे हैं उसकी भी बात आती है। लुक वेस्ट पॉलिसी भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी जहां पर हम मिडिल ईस्ट पे फोकस करते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, डेवलपमेंट असिस्टेंस की बात करते हैं, ये आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इक्वल पार्टनरशिप पे भी बेस्ड है। पीएम मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने हर सरकार के साथ लगभग साउथ एशियन कंट्रीज की बात करते हैं उनके हेड को, उनके गवर्नमेंट को बुलाया था। इस लॉन्च के टाइम पे इसरो की बात करते हैं, आज इंडियन साइंटिस्ट टू टेक द एंडेवर टू डेवलप अ डेडिकेटेड सार्क सैटेलाइट। उन्होंने कहा कि आप क्या करिए, एक डेडिकेटेड शार्क सैटेलाइट भी बनाइए। इंडियन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, कोविड-19 के टाइम पे इंडिया ने एक वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो हार्बिंगर ऑफ होप प्रोवाइडिंग नेसेसरी टू हेल्प नीडी नेशंस, यानी ऐसे देश जहां पर जिनको जरूरत पड़ी थी उसके लिए इंडिया ने बहुत ही कह सकते हैं ना एक पूरे रामबाण की तरह काम किया है, इजंट इट, जहां पर आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, कोई एक उम्मीद की किरण दिख रही थी सबको, तो वो क्या थी, इंडिया ने इसमें हेल्प भी किया है। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी की बात करते हैं तो वैक्सीन डिप्लोमेसी इसमें आ जाता है जिसको हम वैक्सीन मैत्री के नाम से जानते हैं, जहां पर कोविड-19 पैंडेमिक ने इंडिया ने क्या किया है, सबको अलग अलग आसपास की कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कराई है। नाउ वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो इंडिया क्या कर रहा है, जितनी भी पॉसिबल हेल्प हो सकती है अफगानिस्तान, श्रीलंका को भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, हालांकि दोनों की तरफ से अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तालिबान का इशू आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे 2022-23 में 2000 मिलियन का इंडिया ने क्या रखा है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इतना बजट निकाल के रखा है अफगानिस्तान के लिए। ठीक, इसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक, इंडिया ने अलग अलग बजट भूटान, नेपाल, म्यांमार सबके लिए निकाल के रखा है कि इतनी हेल्प हम सबको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, बेसिक अगर आप देखेंगे श्रीलंका को 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट लोन दिया जा रहा है। नाउ लाइन ऑफ क्रेडिट, आप सोच रहे होंगे क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट ऐसा लोन होता है जहां पर हम उनको बहुत ही कम ब्याज दर पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे उनको पैसे प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, उनकी नीड के लिए। फर्दर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने फ्यूल सेंड किया है श्रीलंका को कि पावर क्राइसिस के टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डील कर सके एंड उनकी फूड जो ग्रेन सप्लाई चेन है या जो शॉर्टेज है एसेंशियल फूड कमोडिटीज का, उसकी सप्लाई को भी क्या कर सके, फुलफिल कर सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वे अहेड इंडियाज नेसेसरी टू हेल्प साउथ एशियन कंट्रीज। बेसिकली अपनी नेबरिंग कंट्रीज को हमें प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, चाहे श्रीलंका चाहे अफगानिस्तान की ले लीजिए, इनके साथ जितना अच्छा व्यवहार बना के रखेंगे, जितने अच्छे रिलेशंस रहेंगे, उतना इंडिया के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। दीज आर मोर रीजंस टू पुश फॉर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इन द फ्यूचर। अब हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है। क्यों? सबसे पहले सस्टेन्ड एंगेजमेंट, यानी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में हम जितना सस्टेनेबल तरीके से एंगेज रखेंगे उतना हमारी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। एक्सटेंडिंग नेसेसरी असिस्टेंस, इंडिया क्या करेगा, अपनी पोजीशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, चाइना का आप देख रहे हैं कितना दबदबा बनता जा रहा है, उसके साथ में अपनी पोजीशन को अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड करनी है तो हम आसपास के देशों को जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकें। प्रायोरिटी की बात करते हैं तो पीपल टू पीपल कलेक्शन है ना, कनेक्शन, कल्चर की बात करते हैं, इसके थ्रू लोगों से जो बेसिकली मिलाप है, जो कनेक्शन है, कल्चरल कनेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारी इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी थी। नाउ नेवी आइज गवर्नमेंट रूट टू बाय कैरियर बेस्ड जेट। नेवी क्या कर रहा है, इंटर गवर्नमेंटल जो भी एग्रीमेंट है वो चाह रहा है फ्रांस यूएस के साथ में, ताकि हम नए फाइटर जेट्स को क्या कर सके, खरीद सके। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास नए एयरक्राफ्ट आ चुके हैं। कंट्री का पहला इंडिजिनस कंट्री द्वारा डेवलप, दैट इज कैरियर विक्रांत की बात करते हैं, इसको कमीशन कर दिया जाएगा नेक्स्ट मंथ। इंडिया के 75
ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के पूरे होते होते। ठीक, नेवी की बात करते हैं तो रशियन ओरिजिन का कैरियर INS विक्रमादित्य भी सर्विस में है, इसीलिए अगर हम देखें डसॉल्ट राइफल, बोइंग F-18 की बात करते हैं, इनके ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं। अब नेवी को जरूरत है एयरक्राफ्ट जो क्या कर सके, कैरियर से उड़ सके। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं इन्हीं से यहाँ से टेक ऑफ कर सके, यहीं पर आके लैंड कर सके। नाउ बेसिकली ऑफ डेमो की ही रिपोर्ट इज येट टू कम इन ऑन टॉप डेमो, वन दैट कम्स इन वी विल डू अ स्टाफ इवैल्यूएशन। ठीक, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट केस की बात करते हैं तो ये किसके द्वारा आपका दिया गया रिकमेंडेशन, नेवी के द्वारा किया गया है। ठीक, नाउ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करते हैं, कौन है ये, वाइस एडमिरल SN गोरमाडे। इन्होंने भी कहा है कि जो भी आपका ट्रायल है रफाल का, F-18 सुपर हॉर्नेट का, ये पूरा हो चुका है, ये अपनी कैपेबिलिटी को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ताकि वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के पार्ट से क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, स्टेटस ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। रिसेंटली कंक्लूड हुई है G7 लीडर्स की मीटिंग, कहाँ पर, जर्मनी में। US प्रेसिडेंट जो बिडेन की बात करते हैं, इनके एलाइज ने $600 बिलियन का प्लान आपका ओपन किया है, किसके लिए, ताकि हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस में पार्टनरशिप को लेके आ सके। ठीक, और इसको चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर पार्ट माना जा रहा है, यानी इसके जस्ट अपोजिट में माना जा रहा है कि तुम ये बनाओ, हम ये दूसरी चीज बनाएंगे। 2013 में क्या हुआ था, चाइनीज प्रेसिडेंट ने अपनी जो विजिट है कजाकिस्तान इंडोनेशिया है, वहां पर अपना विजन शो किया था कि वो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट को बनाना चाहते हैं, जो 21st सेंचुरी का मैरीटाइम सिल्क रोड की तरह काम करेगा। एंड जो एशियन कनेक्टिविटी का बॉटल नेक है, जो बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से रुकावट, हर्डल, उसको बेसिकली क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, दस द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या हुआ था, यहाँ से जन्म हो गया। ये जो इनिशिएटिव है इसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे 1 ट्रिलियन देखने को मिल रहा था इन पार्टनर कंट्रीज बाय 2025, लगभग 2025 तक आपको इतना देखने को मिल जाएगा। मोर देन 60 कंट्रीज हैव जॉइंड BRI एग्रीमेंट्स, लगभग 60 कंट्रीज इस चीज को ज्वाइन कर चुकी हैं। तो इसी को काउंटर करने के लिए अगर आप देखेंगे US प्रेसिडेंट ने क्या लाए हैं, वो आपका एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटेलिजेंस लेके आए हैं। नाउ यहाँ पर आपके लिए G7 इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज BRI। थोड़ा सा हमने BRI का प्रीलिम्स व्यू पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट थोड़ा आपको कवर करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये आपका पूरा का पूरा रोड इनिशिएटिव देख सकते हैं। नाउ वेस्ट की बात करते हैं, लगातार चाइना को उन्होंने क्या किया है, एक्यूज किया, आरोप लगाया कि आप क्या करते हैं, कंट्रीज को पहले लोन दे देते हैं, फिर उनको डेब्ट ट्रैप में फोर्स कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो मन चाहे उनसे काम कराते हैं। ये वेस्ट बार बार एक्यूज करते हैं। रिसेंट ईयर की BRI सीम्स टू हैव एक्सपीरियंस स्लोइंग डाउन एज एनुअल चाइनीज लेंडिंग टू कंट्रीज अंडर द इनिशिएटिव स्लिम्ड फ्रॉम इट्स पीक 125 इन 2015 to 50 to 55 बिलियन इन 2021। रिसेंट ईयर में BRI की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी एनुअल चाइनीज लेंडिंग थी बाकी कंट्रीज को, वो बहुत ही कम हो चुकी है। जैसे 2015 में 125 बिलियन थी, अब वो 2021 तक आते आते 50 से 55 हो चुकी है। इंडियन नेबरहुड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था BRI का पाकिस्तान में था, जो आपका CPEC देखने को मिल गया है। बांग्लादेश की बात करते हैं, इसने 2016 में ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि सेकेंड हाईएस्ट बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट बाय चाइना इन साउथ एशिया आफ्टर पाकिस्तान। ये किसके द्वारा था? बांग्लादेश कर रहा। श्रीलंका की बात करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जहाँ पर चाइना का होल्ड आपको देखने को मिलता है। 2021 में कोलंबो इजेक्टेड इंडिया एंड जापान, जो आपकी डील हुई थी ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की कोलंबो पोर्ट में बिल्डअप करने के लिए, उसमें से इंडिया एंड जापान को बाहर कर दिया गया था। किसने टेक ओवर कर लिया था? चाइना ने। नाउ अब इंडिया क्या कर रहा है, फिर भी श्रीलंका की हेल्प कर रहा है। सो दिस इज हाउ इंडिया इज बीइंग डिप्लोमेटिक, है ना, इतना काइंड बन रहा है ताकि हम अपने नेबरहुड में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सके, तभी इंडिया ग्रो कर पाएगा ना। अफगानिस्तान की बात करते हैं, हैज नॉट कॉम्प्रिहेंसिवली बीन बॉट इनटू BRI डिस्पाइट ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बीइंग साइंड इन चाइना 2016। तो चाइना की बात करते हैं, 2016 में साइन होने के बाद से आपको ये पूरी की पूरी सिचुएशन दिख रही है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपको BRI प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं वो मालदीव्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर 2 किलोमीटर लंबा चाइना मालदीव का फ्रेंडशिप ब्रिज बनाया गया है। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग आपके चाइना के बारे में, क्या उसकी बेसिकली पॉलिसी है, क्यों सब लोग उससे परेशान हो रहे हैं। नाउ रीस्टोरिंग बन्नी ग्रासलैंड्स, गुजरात बैटल्स इन्वेजिव ट्री स्पीशीज। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, गुजरात के बन्नी ग्रासलैंड को रिवाइव करना चाह रहे हैं, फिर से लाना चाह रहे हैं, जितना खराब हो गया था उसको फिर से रीस्टोर कर सके। गुजरात के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं, 10 हेक्टेयर जो बन्नी ग्रासलैंड है कमिंग ईयर में, उसको कमिंग डिकेड में क्या करेगा, रिस्टोर करेगा। स्टेट प्लान कर रहा है लगभग 76,000 हेक्टेयर जो है आपका पूरा का पूरा ग्रासलैंड, हाई बायोडाइवर्सिटी एरिया है, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज देखने को मिल जाती है इसको रिकवर करने के लिए। 4.33% जो आपका टोटल जोग्राफिकल एरिया है वहाँ पर आपको ग्रासलैंड देखने को मिल जाएंगे, जो 3 डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में आते हैं। बन्नी ग्रासलैंड को PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनकी कीनोट जो स्पीच हुई थी यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल डायलॉग ऑन डिजर्टिफिकेशन UNHLDD की बात करते हैं, तो
वहाँ पर उन्होंने इसको क्या किया था, शोकास किया था, इसके बारे में बोला था। एंड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एंडेवर, ताकि हम क्या कर सकते हैं, 26 मिलियन का जो हमारा हेक्टेयर का डिग्रेडेड लैंड है उसको हम फिर से रिस्टोर कर सके ना, उस डिग्रेडेड लैंड को फिर क्या बना सके, फर्टाइल। नाउ बन्नी ग्रासलैंड क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया है, 1955 में डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत 40 स्पीशीज ऑफ ग्रास देखने को मिलती है, फ्लावरिंग प्लांट्स मिलता है। बन्नी होम है इंडियन वॉल्फ का, जैकाल, इंडियन फॉक्स एंड बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। बन्नी हैज ऑल्सो 273 बर्ड स्पीशीज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती है। क्यों, यहाँ पर आपको अच्छे अमाउंट में क्या देखने को मिलते हैं, रेनफॉल देखने को मिलती है। तो बन्नी ग्रासलैंड कहाँ पर है, कैसा है, क्या सरकार इनिशिएटिव दे रही है, ये आपको पता होना चाहिए। द रिलेंटलेस मार्च ऑफ FPIs टू एग्जिट गेट, ठीक, FPIs की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक रिलेंटलेस क्या देखने को मिल रही है, मार्च देखने को मिल रही है एग्जिट गेट की तरफ। नाउ FPI क्या है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। ये लगातार क्या कर रहे हैं, सेलिंग स्प्री पे है। जून 2022 की बात करते हैं तो यहाँ पर मार्च के कंपैरिजन में, मार्च के 2020 के बाद में सबसे खराब अगर सेलिंग स्प्री देखने को मिलती है तो आपको अभी देखने को मिल रही है। FPI होता क्या है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, भारतीय होते हैं बट यहाँ रहते नहीं है, वो सिक्योरिटी को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर हो, सरकार के बॉन्ड हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो, कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर हो, या कोई भी बिजनेस आपको ट्रस्ट देखने को मिलता है। ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं सिक्योरिटीज़ में, जिस भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे उसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बोलते हैं। नाउ मेजर लॉज या रेगुलेशंस की बात करते हैं जो FPI को रेगुलेट करेंगे। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपका एक होमवर्क हो गया स्टैटिक पार्ट को कवर करने के लिए। इसके द्वारा स्टार्ट किया गया सेबी रेगुलेशंस 2019, ठीक, जो आपको 2040 की रेगुलेशन का अस्ट-वाइड रिपीलिंग पार्ट देखने को मिलता है। FPIs की बात करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो भी प्रोविजन है वो इनको फॉलो करने पड़ते हैं। क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर कोई इंडिविजुअल FPI बनना चाहते हैं तो इंडिविजुअल होना चाहिए, क्या, नॉन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक है। द पेटिशनर मस्ट नॉट बी ए नॉन रेसिडेंट इंडियन, एक पेटिशनर को नॉन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत शुड नॉट बी ए सिटीजन ऑफ कंट्री दैट इज सब्जेक्ट टू FATF पब्लिक स्टेटमेंट। FATF की बात करते हैं तो जो भी पब्लिक स्टेटमेंट होता है उसका सिटीजन नहीं होना चाहिए। इफ द बैंक इज एप्लीकेंट इट मस्ट बी फ्रॉम अ कंट्री हुज सेंट्रल बैंक इज अ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स मेंबर। अगर आप देखेंगे, अगर ये किसी बैंक का कोई बैंक अगर बात करते हैं एप्लीकेंट है तो वो उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का पार्ट होना चाहिए, ठीक, जहां पर जो जिसका सेंट्रल बैंक इंटरनेशनल सेटलमेंट्स मेंबर का एक यूनिट फॉर्म करता है। तो ये हमारा क्या है FPIs के बारे में, थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे बट अभी नहीं करेंगे। ये FPI के एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं, सॉरी, आप देख सकते हैं। FPI FDI में आपका डिफरेंस दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट अगर पार्ट देखेंगे तो आपका FDI FPI में और ज़्यादा डिस्टिंक्शन दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, किसी दिन डिटेल में देखेंगे बट अभी आप सिर्फ इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, PMI PEC सर्विसेज ग्रोथ एट 11 ईयर आई। इंडिया सर्विस फर्म्स की बात करते हैं तो उन्होंने क्या देखा है, बिजनेस एंड आउटपुट जो एक्सीलरेटर लगभग पिछले 11 साल के अपने हाई में देखने को मिल रहा है। पिछले 11 साल में जून की मंथ में इतना हाई आपको देखने को नहीं मिला है। ये सर्वे किसके द्वारा हुआ है, S&P ग्लोबल इंडियन सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करते हैं। पिछले महीने 59.2 था, अब आपको 58.9 मई में देखने को मिला है। एंड लगातार जो आपका डिमांड है अक्रॉस सर्विस सेक्टर वो बढ़ते चला जा रहा है, ठीक, कोविड-19 के बाद में। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की बात करते हैं, इंडिकेटर होता है बिजनेस एक्टिविटी का जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को शो करता है। सर्वे मेजर है जहां पर अगर आप देखेंगे रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है चेंजेस के बारे में जो आपको देखने को मिल रहा है आसपास की चीज़ों में, कैलकुलेट किया जाता है लगभग, या फिर अगर आप देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर्स होते हैं एंड जो कंपोजिट इंडेक्स मिलता है उसके बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। 1948 में यूएस बेसिक इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट है जिसको उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था एंड नाउ बिकम वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच इंडिकेटर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी अगर आप पूरी दुनिया में बिजनेस एक्टिविटी को मेजर करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कुछ मिल रही है तो क्या है आपका, वो PMI है। सो दिस इज रिगार्डिंग आज के आर्टिकल्स के बारे में। जितनी भी रेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम कल के आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।